Hello everyone. In previous video we seen respiratory volume and capacity, then exchange of gases by alveolar surface or exchange of gases in tissue, then diffusion of oxygen from alveoli to tissue and carbon dioxide from tissue to alveoli, वो हमने देखा. Today we will see our new topic, the transport of gas. राइट अब आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जिसमें दो गैस आएंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें 97% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज बाय आरबीसी एंड ओनली 3% ट्रांसपोर्टेशन अकर बाय through plasma, right? और उसके अलावा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग 3 टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है. (25 to 25% transportation by RBC), then 70% by bicarbonate, and 7% by plasma. Okay. So blood is the medium of transport for oxygen and carbon dioxide. About 97% of oxygen is transported by RBC in blood, right? मैंने आपको जो बताया वही है. And remaining 3% of oxygen that is dissolved state through plasma. उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, वेरेज 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड आउट बाय बाइकार्बोनेट एंड 7% दैट इज बाय प्लाज्मा स्टेट, राइट? उसके बाद आपको एक कर्व पढ़ना है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट? Hemoglobin is the red color iron containing pigment, you know about this, which is present in RBC. Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin means what? जब ऑक्सीजन आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड होता है तब हमको एक प्रोडक्ट मिलती है दैट इज कॉल्ड HbO2. That is called oxyhemoglobin, right? So oxyhemoglobin means what? HbO2, right? Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of oxygen, right? कि hemoglobin molecule जो है वो each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of ऑक्सीजन. मीन्स के अगर 1 हीमोग्लोबिन है तो एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता है? 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को. सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफियर विथ दिस बाइंडिंग. जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो, देन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन टेम्परेचर, ये जो फैक्टर है वो बाइंडिंग में इंटरफियर कर सकते हैं. अ सिग्मोइड कर्व is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the P oxygen. कि अगर saturation of hemoglobin का जो परसेंटेज है उसको हम अगर
सेचुरेटेड ऑक्सीजन के अगेंस्ट मीन्स के PO2 अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमको सिग्मॉइड कर्व मिलेगा एंड दिस कर्व नॉन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट. दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, H plus ion concentration etc. and on binding of oxygen with hemoglobin, right. उसमें partial pressure of oxygen अगेंस्ट परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन आपको दिया है, जिसमें हमको कौन सा कर्व मिलता है, एस कर्व मिलता है, मीन्स सिग्मॉइड कर्व मिलता है. इन द अल्वोली वेयर देयर इज हाई PO2, अब याद रखना है आपको, ये अल्वोली की बात हो रही है तब PO2 कैसा होगा, हाई, बिकॉज वहाँ ही हाई PO2 होता है. एट दैट टाइम P carbon dioxide low, less H plus ion, low temperature, that is the favorable condition for formation of oxyhemoglobin. कि अगर हम अल्वोली की बात करते हैं तो वहाँ PO2 कैसा होता है, हाई, और उसके अगेंस्ट दूसरे फैक्टर की हम उसके कंपेयर में बात करें तो PCO2 लो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लो, टेम्परेचर लो, ये जो सारे फैक्टर हैं वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में फेवरेबल होते हैं. वेर वी टॉक अबाउट टिश्यू, जहाँ PCO2 ज़्यादा होगा, PCO2 ज़्यादा होगा, हाई PCO2, तो उसके अगेंस्ट में PO2 कैसा होगा, लो, राइट. तो टिश्यू में लो PO2 होता है बट हाई CO2, हाई प्लस कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन. सबको दोनों कंडीशन अच्छे से याद रखनी है कि अगर हम अल्वोली की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर लो होगा और तब ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. बट अगर टिश्यू की बात होती है तो वहाँ लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, हायर टेम्परेचर, दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, राइट. सो ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझनी है. दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस, कि जहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू, और उसके बाद टिश्यू में डिसोसिएटेड होता है. सो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. आपको याद रखना है कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट कैन डिलीवर अराउंड 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition, right. अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम बात करेंगे. कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया. एंड दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है ऐसे कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन, राइट. एंड दिस बाइंडिंग इट्स is related to the partial pressure of carbon dioxide. PO2 is a major factor which could affect this binding. So when PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur. कि जब PCO2 high and PO2 low होता है टिश्यू में, तब कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग ज़्यादा होगा. एंड व्हेन PCO2 लो, PO2 हाई इन अल्वोली, आपको पता है कि अल्वोली में क्या होता है, PO2 हाई होता है, तो PO2 अल्वोली में हाई है तो एट दैट टाइम PCO2 अल्वोली में लो होगा. तब क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन, कि PCO2 हाई होता है एंड PO2 लो होता है, राइट. तब टिश्यू की बात कर रहे हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाइंड हो पाएंगे. बट अल्वोली की हम अगर बात करेंगे तो PO2 हाई होता है तब
इजीली कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएटेड होगा फ्रॉम कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से, राइट। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर एट द alveoli, right? RBCs contain very high concentration of enzyme. आपको पता है एक एंजाइम है जो RBC में होता है and that is called carbamino anhydrase and minor quantity of same is present in plasma too, कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। एंड दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, कि ये जो एंजाइम है उससे ये रिएक्शन ज़्यादा टाइम स्पीडी हो जाती है, राइट। आपको पता है एंजाइम का फंक्शन इट्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नॉट टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। सो यहाँ भी कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड करेगा, फास्ट करेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सो हम अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होके एक प्रोडक्ट मिलती है दैट इज कॉल्ड H2CO3 और उसका नाम है कार्बोनिक एसिड। उसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड, राइट। एंड कार्बनिक एसिड अगेन कन्वर्ट इनटू HCO3 माइनस एंड H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस। ये जो प्रोसेस है वो वापस होती है। सो हम अगर बात करते हैं एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड फॉर्म HCO3 माइनस प्लस H प्लस। कि हम अगर टिश्यू साइट्स की बात करेंगे, राइट, कि व्हेन वी टॉक अबाउट टिश्यू साइट द पार्शियल प्रेशर of carbon dioxide is high due to catabolism, right? So CO2 diffuse into blood and forms HCO3 minus plus H plus. When we talk about alveolar sites, at that time PCO2 that is low and the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of carbon dioxide and H2O. कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में से 1 by 1 स्टेप के बाद HCO3 माइनस एंड H प्लस बनता है। कब? जब CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई होता है तब। एंड जब अल्वोली साइड पर PCO2 का जो वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, वो लो होता है, एट दैट टाइम वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस फंक्शन करते हैं। थस CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as a कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यू लेवल में फंक्शन करेंगे और अल्वोली में वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड होंगे। Every 100 ml deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। ये आपको याद रखना है कि 100 ml deoxygenated 100 ml deoxygenated blood होगा, राइट। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड अल्वोली तक जाएंगे और हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड का देखा था तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन अल्वोली तक होते हैं, राइट। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि हमने बहुत सारी ऐसी प्रोसेस देखी जिसमें रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेम वे यहाँ रेस्पिरेशन में भी रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें 2 तरह के रेगुलेशन होंगे, न्यूरल रेगुलेशन एंड केमी रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन के सिग्नल न्यूरल सिस्टम में से आएंगे और केमी रेगुलेशन our body produce some amount of chemical and regulate the respiration process, right? So first हम देखते हैं neural regulation। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue। कि ह्यूमन बींग ये ऐसा एनिमल है जो अपने हिसाब से जो भी सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी रिदम है वो मेंटेन एंड मॉडरेट कर सकता है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुलर रीजन of the brain that is called respiratory rhythm center and that is primarily responsible for this
रेगुलेशन, राइट, कि स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन में और वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एज ए फंक्शन करता है और रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करता है. एंड अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कि एक सेंटर जो है दैट इज कॉल्ड मेड्यूलर रीजन में होता है ब्रेन के, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. एंड अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट, दैट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. दोनों का फंक्शन सेम ही है, बट दो सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन में, एक मेडुलर रीजन में और एक पॉन्स रीजन में, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एज ए फंक्शन करते हैं और रेगुलेशन प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट. एग्जैक्टली क्या फंक्शन करते हैं वो आपको बताया है कि न्यूरल सिग्नल जो है वो ये इस सेंटर में से आते हैं, वो रिड्यूस करते हैं इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को एंड उसके हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट को चेंज करते हैं, राइट. Then chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion. That increase in this substance can active this center, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन आयन है वो अगर हाई होगा, राइट, तो अल्टरनेटिवली ये सेंटर जो होते हैं रेगुलेशन सेंटर वो एक्टिव होंगे एंड विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, राइट. उसके बाद कीमो रेगुलेशन जिसमें हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड टू आर्टरीज. Respiration is regulated by blood to arteries and amount of carbon dioxide in cerebrospinal fluid, right. कीमो रिसेप्टर ऑफ ब्रेन, यहाँ रिसेप्टर फंक्शन करेंगे कि कीमो रिसेप्टर ऑफ ब्रेन, आर्कटिक आर्क, अरियोटिक आर्क, कैरोटिड आर्टरीज, that is recognize the proportion of carbon dioxide, pH, oxygen in the blood. कि कीमो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे ब्रेन में, आर्योटिक आर्क में एंड कैरोटिड आर्टरी में, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच का जो प्रपोर्शन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंड दिस मैसेज इज सेंड टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन. कि ये जो मैसेज होता है वो रिदम सेंटर को पहुंचता है जिससे वो इंस्टेंट कोई एक्शन कर सके एंड दिस सेंटर सेंड प्रॉपर सिग्नल टू रेस्पिरेटरी गैस. कि ये जो सेंटर है वो रेस्पिरेटरी गैस को प्रॉपर सिग्नल भेजते हैं, राइट. दैट इज कॉल्ड कीमो रेगुलेशन. सिर्फ आपको कीमो रेगुलेशन में कीमो रिसेप्टर जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गन के, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का प्रपोर्शन ब्लड में चेक करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं और उसके बाद रिदम सेंटर को मैसेज पहुंचाते हैं जिससे रेस्पिरेटरी गैसेस को ये सिग्नल मिलता है. सो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, राइट. सो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करना. और उसके बाद आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दिया है दैट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. कि हर एक जो सिस्टम होती है ह्यूमन बीइंग की, उसमें डिसऑर्डर होते हैं अलग अलग सिस्टम के रिलेटेड. तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर है दैट वी सी. फर्स्ट डिजीज है अस्थमा. यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस डिजीज. सो दिस इज एलर्जिक डिजीज. द मसल्स ऑफ वॉल ऑफ ट्रैकिया रिमेन एक्साइटेड, राइट. ट्रैकिया की वॉल जो होती है वो एक्साइटेड होती है एंड पजेस कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, की कंटिन्यूअस उसमें कंस्ट्रक्शन होता है. सो यहाँ टारगेट ऑर्गन कौन सा हुआ? मसल्स ऑफ वॉल ऑफ ट्रैकिया, राइट. एलर्जी इंड्यूसर ऑफ एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. कि एयर में जो भी एलर्जी इंड्यूसर है दैट इज कॉल्ड एलर्जेंस. एलर्जी इंड्यूसर को हम क्या बोल सकते हैं? एलर्जेंस भी बोल सकते हैं, जिससे ये अस्थमा डिजीज होता है. अस्थमा कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड व्यूजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया एंड ब्रोंचाइल्स.
कि इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, राइट। सेकेंड दिया है एम्फीसेमा, दोनों में माइनर डिफरेंस है कि ये लंग डिजीज़ है विच इज़ क्रॉनिक एंड इन दिस डिजीज अल्वोली लॉस देयर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। उसमें ट्रेकिया ये लंग डिजीज़ है, अस्थमा एलर्जिक डिजीज़ है। अस्थमा में ट्रेकिया का प्रॉब्लम होता है, राइट, कंस्ट्रक्शन में, एंड एम्फीसेमा में अल्वोली की फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है एंड एज ए रिजल्ट गैसियस चेम्बर रिमेन फिल्ड विथ एयर आफ्टर एक्सपीरेशन की। जो भी अल्वोली की गैसियस चेम्बर है उसमें गैस नहीं बट उसमें लिक्विड भरा रहता है। सो इट इज़ मेनली कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग एंड क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, राइट। उसके बाद दिया है ब्रोंकाइटिस। इट इज़ बर्निंग इफेक्ट ऑफ ब्रोंकिया, कि ब्रोंकिया में आपको कुछ जल रहा हो ऐसा आपको एक्सपीरियंस होता है एंड इट कॉज ड्यू टू स्मोकिंग एंड इन्फेक्शन कंटिन्यूस कफिंग इज ऑब्जर्व, वेरी इजी डिजीज। देन न्यूमोनिया, अभी कोरोना की कंडीशन में आपको न्यूमोनिया को अच्छे से समझ में आ गया होगा, न्यूमोनिया के सिम्टम्स को, राइट। It is disease caused due to bacterial infection. Alveoli gets filled with fluid and dead white blood cell, right? Alveoli में फ्लूइड भर जाता है और वाइट ब्लड सेल भर जाते हैं। सो मोर डेंजर इज ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड पेशेंट ऑफ एड्स, कि ये ज़्यादातर किस में होता है, चिल्ड्रन में, ओल्ड पीपल में और एड्स के पेशेंट में, बिकॉज एड्स के पेशेंट में बिल्कुल इम्यूनिटी होती नहीं है। और लास्ट डिजीज़ दिया है दैट इज़ ऑक्यूपेशनल, मीन्स कि हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा हो कि ऐसी हम इंडस्ट्रीज़ में काम करते हो जहाँ कंटिन्यू डस्ट प्रोड्यूस होती है, वो स्नीजनिंग में मीन्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाते हैं और हमारे रेस्पिरेशन ट्रैक में इन्फेक्शन लग जाता है। और वैसे डिजीज़ के एग्जाम्पल यहाँ ऑलमोस्ट दिए हैं, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, कि सिलिकोसिस विच इज़ कॉज बाय डस्ट ऑफ सिलिकास, राइट, कि हम जो पत्थर की जो क्वारी होती है वहाँ हम अगर चाहे तो सिलिकोसिस के डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज जब वो रॉक्स ब्रेक होते हैं तब उसमें से डस्ट निकलती है और वो डस्ट जहाँ वो काम कर रहे होते हैं पर्सन उसमें इन्हेलेशन में जाती है, तो ऐसा होता है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस डिजीज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल डिजीज़। So it is caused due to one's occupations. Gas and dust particle are major causative agents. यहाँ कोई ऑर्गन नहीं है कॉजेटिव एज ए कॉजेटिव एजेंट, उसमें गैस एंड डस्ट पार्टिकल है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर दैट इज सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, right? In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, मैंने आपको पहले ही बताया, so much dust is produced, कि वहाँ डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एंड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कॉप अप विथ सिचुएशन, कि हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म वो जो सिचुएशन है उसको फुल्ली कॉप अप नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ बाय लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, दैट इज द फाइब्रोसिस मीन्स proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage, कि इससे आपको आपके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इवन वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ऑलरेडी हमने मास्क पहनना तो सीख ही लिया है, बट ये जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो फंक्शन करते हैं उस पर्सन को प्रोटेक्टिव मास्क पहनने की ज़रूरत है, बिकॉज जो डस्ट निकलती है वो उनके एक्सपोजर में जाती है, इन्फ्लेमेशन करती है, राइट, लंग को डैमेज करती है। सो ये सीवियर डिजीज़ हो जाता है कभी कभी। सो दैट इज़ वाई ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, राइट। सो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 17 ख़त्म हुआ है, राइट। इन शॉर्ट टाइम आपकी एग्ज़ाम होगी, फाइनल एग्ज़ाम। सो अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करना, और अगर नहीं किया है तो शुरू करना, और कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज आपको पता है कि आपने जो लास्ट टाइम फिजिकली एग्ज़ाम दी वो कैसी थी, राइट। उससे भी डेंजर हो सकती है वो एग्ज़ाम, मीन्स कि अगर अच्छे से प्रिपरेशन ना हुई तो, राइट।
कोरोना की कंडीशन है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मास प्रमोशन मिल जाएगा और आप 12th में चले जाओगे, राइट। एग्ज़ाम तो लेने ही वाले हैं, तो अच्छे से एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन करना। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है तो इसकी टेस्ट की PDF आएगी, तो अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल दैट, थैंक यू।